हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमें ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इनको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम इनको इक्वेशन 1 एंड 2 निकाल रखेंगे नाम। उसके बाद इक्वेशन 2 से हम निकालेंगे x का वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, उसका नाम इक्वेशन 3 रखेंगे। फिर जैसे हमने 2 से ये निकाला तो ये 3 जो है हम फर्स्ट वाले में डालेंगे। अब ठीक है, x का वैल्यू जहाँ x है वहाँ 4 प्लस वाई डालेंगे। इक्वेशन 1 में इसको डालते हुए हमें वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और जैसे हमें y इज इक्वल टू 5 है, जो हमें यहाँ वैल्यू निकला उसको हम इक्वेशन 3 में डालेंगे। अब जैसे हमने y इज इक्वल टू 5 को इस यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 9 निकलेगा। ओके, x का वैल्यू 9 निकलेगा। ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसका नाम 1 एंड 2 रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हम रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्योंकि यहाँ सिंपल कोफिशेंट्स हैं तो s इज इक्वल टू टी प्लस 3। ठीक है, जैसे हमने इसका नाम t प्लस 3, इसका नाम हम इक्वेशन 3 रखेंगे। अब हमने इसको इक्वेशन 1 से निकाला है इस s को, तो इसको हम इक्वेशन 2 में डालेंगे। अब ठीक है, जैसे हमने पुट s इन इक्वेशन 2 जैसे ही डालेंगे तो जहाँ पे s है वहाँ पे हम डालेंगे t प्लस 3। यहाँ पे s था, s t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2t/2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ एलसीएम मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके वहाँ से हमें ये वैल्यू निकलेंगे। और यहाँ से हमें इक्वेशन सॉल्व करने पे एक इक्वेशन निकलेगी ऐसे। यहाँ से 1 इन 1 वेरिएबल हमारी इक्वेशन निकली, इसको 5t इज इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू 6। जैसे यहाँ से हमें दैट मीन्स t इज इक्वल टू 6 निकला। जैसे हमें एक वेरिएबल निकलता है तो इसको हम इक्वेशन 3 में डालते हैं, यानी जो हमारी इक्वेशन 3 थी यहाँ पे, इसमें हम t का वैल्यू इज इक्वल टू 6 डालेंगे तो वहाँ से हमें s इज इक्वल टू टी प्लस 3, यानी x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ऐसे ही पार्ट 3 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको हम 1 एंड 2 नाम रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें वहाँ से y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, इसका नाम इक्वेशन 3 रखेंगे। जैसे हमने इसको इक्वेशन 1 से निकाला है तो इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे। जहाँ y था वहाँ पे हम 3x माइनस 3 डालेंगे। जैसे हम इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे तो 9x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और 9x माइनस 9x इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये निकलेगा 9 इज इक्वल टू 9। हमें पता है जहाँ हमें LHS इज इक्वल टू RHS निकलता है और कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकलता है हमारी किसी वेरिएबल का, तो हमें यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो दो इक्वेशंस है वो सेम है, यानी जो दो लाइंस है जो इक्वेशंस है वो कोइंसिडेंट है। ठीक है, जहाँ हमारा LHS RHS के बराबर निकलेगा और कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकलेगा किसी वेरिएबल का, तो वहाँ पे हमें ये अंदाज़ा लगाना, ये एस्टिमेट हो जाता है कि हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो सेम है यानी वो कोइंसिडेंट है, उनके इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 हमारे पास गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2/3। तो जैसे हमें बताया डेसिमल जहाँ हमें होता है 0.2 इक्वल टू होता है 2/10 एंड 0.3 होता है 3/10। इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2/10 x प्लस 3/10 y इज इक्वल टू 13/10। ऐसे ही इनको भी सॉल्व करके जहाँ LHS में ये कॉमन निकलेगा 10 10 10 10 10 10, इनको कैंसिल करेंगे और वहाँ से हमें सिंप्लीफाई करने पे ये दो इक्वेशन मिलती है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इनको 1 एंड 2 इक्वेशन नाम रखेंगे। फिर इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, क्योंकि इनके कोफिशिएंट थोड़ा सिंपल है इससे, तो वहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम इक्वेशन 3 नाम रखेंगे। जैसे कि हमने ये इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 से निकाली तो इसका वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 में डालेंगे। जहाँ x था वहाँ पे हम ये वाला वैल्यू डालेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके हमें निकलेगा 4 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको सॉल्व करने के बाद हमें y का वैल्यू निकलेगा यानी 3 निकलेगा। एक वेरिएबल हमारा निकला, जैसे हमारा एक वेरिएबल निकलता है तो इसको हम इक्वेशन 3 में डालेंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 जो हमारे पास निकली इन टर्म्स ऑफ y निकली थी, तो y का वैल्यू डाल के हमें x का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे हमने y का वैल्यू इक्वल टू 3 डाला तो वहाँ से हमें x का वैल्यू इज इक्वल टू 2 निकला। ठीक है,
अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, जहाँ हमें गिवन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 एंड इनका हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 जहाँ से हमें थोड़ा सिंपल लगेगा, जो भी हम दोनों में से कहीं से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, x या y का सब्स्टिट्यूट करके फिर इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल निकाल सकते हैं। हमने ऑप्ट किया है इक्वेशन 2 से, ठीक है। x इज इक्वल टू √8 डिवाइडेड बाई √3 इंटू वाई इज इक्वल, तो ये हमने x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाला, इसको हम इक्वेशन 3 नाम रखेंगे, ठीक है। हाँ चिनाचा हमने इसको इक्वेशन 2 से निकाला, तो हम इसको अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। जैसे हम इसको इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम ये वैल्यू डालेंगे। इक्वेशन 1 में जैसे हम ये वैल्यू डालते हैं तो ऑन सॉल्विंग जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या एलसीएम मेथड करें तो वहाँ से हमें ये आंसर मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमें ये आंसर मिलता है 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। वाई हमें 0 निकला, जैसे हम पहला वेरिएबल निकलता है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 3 में, ठीक है। इक्वेशन 3 में जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम 0 डालेंगे और हमें x भी 0 निकलेगा। दैट मीन्स जहाँ हमने y इक्वल टू 0 निकला वहाँ उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन 3 में वहाँ से हमें x भी 0 निकला, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ये हमारे ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। और सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, हम 6 से करेंगे दोनों साइड से, ताकि ये थोड़ा सिंपल हो जाए, ठीक है। जैसे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड से, यानी ये साइड भी ये साइड भी, हर कोई टर्म जो है वो 6 से मल्टीपल होगी, इसीलिए लॉन्ग ब्रैकेट्स लगाए हैं, ठीक है। जैसे हम 6 से इसको करेंगे तो 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ठीक है, वो 9 आएगा। जैसे हम यहाँ पे अगर 6 आएगा तो 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। साइन तो सेम रहेगी लेकिन बस मल्टीपल हो जाएगा और सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे हम जैसे ये सारी टर्म्स के साथ 6 2 ज़ा 12 तो -12 आएगा, 6 कैंसिल हो जाएंगे तो 13 रहेगा, 6 2 3 ज़ा 3 y हो जाएगा, 3 2 ज़ा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं ऐसे, ठीक है। फिर इन 2 इक्वेशंस को हम नाम रखेंगे 1 एंड 2। फिर इक्वेशन 2 जहाँ से हमें जिसके कोएफिशिएंट थोड़ा सिंपल होंगे, हमें दिख रहा है कि सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट थोड़ा सिंपल है, तो यहाँ से हम x के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 x निकलेगा और फिर इक्वेशन 2 से निकाल कर हमने x को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हम ये वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 1 में, तो 9 इंटू 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो जैसे हमने इसको 12 डाला तो ये वैल्यू इनको सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जैसे हमें वैल्यू निकला, तो हमें वहाँ से सारी टर्म जो सारी इक्वेशंस है इन टर्म्स ऑफ y निकलेगी और y का वैल्यू हमें निकलेगा 3, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें 3 निकलेगा। हमें पता है जैसे हमें पहले वेरिएबल का वैल्यू निकलता है उस पहले वेरिएबल को हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, तो इसमें हम y इज इक्वल टू 3 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 निकलेगा, यानी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये इसका सोल्यूशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो हमें कहता है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। हमें m का वैल्यू पहले हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें m का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम अभी तक सब्स्टिट्यूशन पर ही हैं, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकालेंगे। उस x एंड y को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसका नटशेल में रिजल्ट आना चाहिए। अभी हम पहले देखते हैं सोल्यूशन निकालते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, इनका नाम हम 1 एंड 2 रखेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इक्वेशन 1 से हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, इसका नाम हम इक्वेशन 3 निकालेंगे रखेंगे। हमने जैसे ये x 1 से निकाली है इक्वेशन 1 से, तो हम इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे हम ये वैल्यू डालेंगे, ठीक है। और जैसे हम पुट x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में इसका सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें इन टर्म्स ऑफ y निकलेगी इक्वेशन, और y का वैल्यू इक्वल टू 5 निकलेगा। जैसे हमें पहले वेरिएबल का वैल्यू 5 निकला, तो इसको हम इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, y का वैल्यू 5 रखेंगे। y का वैल्यू 5 रखने पर हमारा x का वैल्यू जो है
वो इक्वल टू -2 निकलेगा, यानी x का वैल्यू -2 है एंड y का वैल्यू 5 है। इस x एंड y का वैल्यू इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में डाल के हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। जैसे हम इनका वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो 5 इज इक्वल टू जैसे y का वैल्यू 5 है तो उसको 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स -2 है प्लस 3 -2m इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू -1, यानी जो m है स्लोप है y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है और इसमें जो m होता है ये स्लोप होता है, ठीक। यानी जो हमारा स्लोप है वो नेगेटिव है, माइनस होगा इस इक्वेशन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमें पूछता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमें बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाओ जो हमें आगे दी गई प्रॉब्लम्स है उनमें से, और उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनका सॉल्यूशन निकालना है। यानी कि हमें सबसे पहले उनके इक्वेशंस निकाली हैं और उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। पहला दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो कंडीशंस दी हैं यानी दो इक्वेशंस बन जाएंगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, लेट द नंबर्स भी x एंड y। अगर डिफरेंस उनकी 26 है यानी उनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 26 वैल्यू निकलता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। और जो फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड है यानी x इज इक्वल टू 3y। ओके, इनका नाम हम इक्वेशन 1 एंड 2 रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हमें तो निकली ही x इज इक्वल टू 3y, हमें इक्वेशन 3 निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 3y डालेंगे तो हमें y का वैल्यू 13 मिलेगा। हमें सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y निकली तो y का वैल्यू 13 निकला, ठीक है। इस y का वैल्यू 13 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके जैसे हम y का वैल्यू 13 देते हैं तो x जो है हमारा 3 इंटू 13 यानी 39 बन जाएगा, यानी y जो x हमारा 39 आया और y हमारा 13 आया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। सेकंड इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये हमें पूछता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होती हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकती हैं दो, ये और ये ऐसे भी हो सकती है, ये वाली और ये वाली, ये ऐसे भी हो सकती है, यानी ये पेयर ऑफ एंगल्स होता है। ओके, जो कोई भी पेयर ऑफ एंगल्स होता है वो इस डोमेन में होंगी, इसमें होंगे, कार्टेशियन में होंगे, इन दो में 0 से 180 डिग्री तक। और इनका जो सम होता है, दो एंगल्स जो होती बनाते हैं ये लाइंस, उनका जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होगा। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं। इन सब का जो दो एंगल्स हैं इनका जो है सम 180 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो अब हमें ये कह रहा है कि दो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे पास, यानी जो अगर हमारे पास एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, तो उनका जो ये सीधे सप्लीमेंट्री वर्ड से ही हमें पता चलता है कि उनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। और हमारे पास अब कंडीशन गिवन है कि जो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। चलो हम सपोज करते हैं x लार्जर है और y छोटा है, ठीक है, छोटा वाला एंगल और x जो है बड़ा वाला एंगल है। ये बोल रहा है x माइनस वाई जो है वो 18 डिग्री है, यानी इनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो x है वो y से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होता है, और गिवन जो है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को से हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने x इज इक्वल टू, इसको हम सेकेंड इक्वेशन को x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे y प्लस 18, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा, यानी y का वैल्यू हमें 81 डिग्री निकलेगा, ठीक है। इस y का वैल्यू निकालने के बाद हम इसको सेकंड इक्वेशन में करेंगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें x का, जैसे यहाँ y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू सिंपली निकल ही जाएगा। y का वैल्यू 81 डालने के बाद हमें x का वैल्यू 99 डिग्री आएगा, यानी x का और y का वैल्यू हमें निकला। ओके, क्वाइट सिंपल है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पार्ट 3 पर चलते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800, ठीक है।
ये हमें 6-7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदता है कोच क्रिकेट टीम का, वो 3800 पैसे आ जाते हैं टोटल। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट। हमें क्या करना है, हमारे पास बॉल एंड बैट लिए हैं कोच ने, तो दोनों बार डिफरेंट प्राइसेस आए हैं, तो दैट मीन्स इन बैट्स और बॉल्स के दोनों टाइम डिफरेंट प्राइसेस रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे नहीं, इनकी क्वांटिटी डिफरेंट है बट प्राइस सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, बैट्स की जो प्राइस रखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बॉल एक्स रखेंगे और बैट की कितने रहेंगे, वाई रखेंगे। बॉल की एक्स एंड बैट की वाई। तो हम क्या इनको सॉल्व करके हम देखेंगे क्या मिलेगा हमें। जैसे हम प्रॉब्लम से देखेंगे कि 7x 7 बॉल एंड 6 बैट्स हमें टोटल में मिले 3800 रुपीज़ में, और 3 इंटू बॉल्स की एक बॉल का प्राइस प्लस 5 इंटू एक बैट का प्राइस जो हमें मिला 1750 रुपीज़। ठीक है, इनको हम इक्वेशन 1 एंड 2 नाम रखेंगे। फिर हम इक्वेशन 1 से क्या निकालेंगे, एक्स का वैल्यू, उसको हम इन टर्म्स ऑफ वाई निकालेंगे, तो उसको हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन निकाली। जैसे हमने उसको इक्वेशन 1 से निकाला, तो हम उसको इक्वेशन 2 में अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जहाँ x था इक्वेशन 2 में वहाँ पे हम ये वैल्यू डालेंगे। तो 3 इंटू ऐसे हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ y हमारी सारी इक्वेशन आएगी। इसको सॉल्व करने के बाद हमें इन टर्म्स ऑफ y निकलेगी, और y का वैल्यू हमारे पास 850 डिवाइडेड बाई 17 निकलेगा। और इसको हम सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू 50, यानी कॉस्ट ऑफ वन बॉल हमें निकला, बैट सॉरी ये वन बैट है, एक्स हमने रखा था बैट की बॉल, वेट, हमने बस एक्सचेंज किया, जहाँ हमने बैट लिखा था वहाँ बॉल लिखेंगे, जहाँ बॉल लिखा था वहाँ बैट लिखेंगे, क्योंकि बैट जो है हमने 7 के साथ रखा है बॉल की प्राइस, और बैट की प्राइस हमने इस 6 के साथ रखा है। तो यहाँ पे ठीक रहेगा कि अगर हम एक्स को बॉल का प्राइस रखें और बैट का प्राइस रखें और वाई को बॉल का प्राइस रखें। ठीक है, अब हमें जो यहाँ पे y का वैल्यू निकला वो हमें कॉस्ट ऑफ वन बॉल निकला। इस y इज इक्वल टू 50 को हम इक्वेशन 3 में जैसे डालेंगे, इक्वेशन 3 में डालते ही हमें y का वैल्यू, हम जब हम 50 डालेंगे यहाँ पे तो x का वैल्यू हमें निकलेगा, x का वैल्यू 500 निकलेगा। ठीक है, x का वैल्यू यानी कॉस्ट ऑफ वन बैट हमारे पास 500 है और कॉस्ट ऑफ वन बॉल हमारे पास 50 रुपीज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. एक टैक्सी जो है ये हमें इन दिस सिटी जो है टैक्सी जो है वो चार्ज करती है, एक तो फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस जितना कवर करेंगे उस हिसाब से, जितने किलोमीटर्स उतना चार्ज, और एक फिक्स चार्ज होता है वो ऐड होता है। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। ठीक है, जो 10 किलोमीटर के लिए हमारे डिस्टेंस थी उसके लिए हमने पे किया है 105 रुपीज़, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 50 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ रुपीज़ 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। जो हमने अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 किलोमीटर्स हमने तय किए हैं, तो इसमें जो हमारा टोटल ये आया है कि फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर का चार्ज है। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों का चार्ज इकट्ठे है, एक तो डिस्टेंस जितनी कवर की प्लस फिक्स चार्ज, वो दोनों इसी में आते हैं, और इसमें भी सेम। What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। सबसे पहले तो हमें फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर, उसके बाद हमें देखना है कि 25 किलोमीटर्स के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद फिक्स चार्ज। ठीक है, हम क्या करेंगे, लाइक द फिक्स चार्ज भी एक्स, हम फिक्स चार्ज एक्स रखेंगे और चार्ज पर किलोमीटर भी वाई रखेंगे। ठीक है, उनको सॉल्व करने के बाद एक्स तो ऐड होगा ही होगा क्योंकि फिक्स चार्ज हर कीमत पे लगेगा। एक्स प्लस 10 वाई यानी 10 किलोमीटर्स लगाए, एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105 रुपीज़, एंड एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155 रुपीज़। दो केसेस हैं हमारे पास, तो इनको हम इक्वेशन 1 एंड 2 नाम रखेंगे। इक्वेशन 1 से हम क्या रखेंगे, एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालेंगे। ये हमने इक्वेशन 1 से निकाला तो इसका नाम इक्वेशन 3 रखेंगे। इक्वेशन 1 से निकाल के हम इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ x था वहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे, और जहाँ पे हमने ये वैल्यू डाल के हमने x को जो है इन इक्वेशन 2 में करेंगे सब्स्टिट्यूट, वहाँ से हमने वहाँ हमें वैल्यू निकलेगा y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y निकलेगी सारी इक्वेशन, वहाँ से हमें वैल्यू निकलेगा y इज इक्वल टू 10। ठीक है, y हमने क्या रखा था, चार्ज पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की 10 रुपीज़ लेती है टैक्सी। ठीक है,
हमने क्या किया, जो हमें y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 3 में डालेंगे, तो इक्वेशन 3 में डालते हुए हमें x y की जगह डालेंगे 10 और x का वैल्यू निकलेगा 5, यानी जो हमारा फिक्स चार्ज है वो 5 रहेगा, क्योंकि एक ट्रैवल करने पे किसी टैक्सी में फ़िक्स चार्ज 5 रुपीज़ रहता है और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ रहता है 1 किलोमीटर का, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे जो हमारा फ़िक्स चार्ज है 5 है, चार्ज पर किलोमीटर 10 है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट रहा है, हमें पूछा गया है कि 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए हमें कितना पे करना होगा, ठीक है। तो एक तो हमें पता है 25 किलोमीटर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, एक तो हमें 5 रुपीज़ फ़िक्स चार्ज करने होंगे, प्लस हमें 10 रुपीज़ पर किलोमीटर करने होंगे, ठीक है। तो 25 किलोमीटर के लिए 10 इंटू 25 यानी पर किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़ देनी होगी, तो वो कितना आएगा 5 प्लस 250, ठीक है, और 255 ये हमें आएगा ₹255 हमें आएगा 25 किलोमीटर कवर करने के लिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, यानी 25 किलोमीटर कवर करने के लिए एक तो फिक्स चार्ज प्लस जो हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर लगेगा वो जितना हमने किलोमीटर कवर करने हैं इंटू लगेगा जो हमें 1 किलोमीटर के लिए चार्ज देना पड़ता है, तो उनको कवर इंटू करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका एडिशन करेंगे फिक्स चार्ज, वहाँ से हमें मिलेगा 255 रुपीज़। ओके, ये होगा हमारे 25 किलोमीटर का चार्ज। अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, ठीक है। If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. सबसे पहले हमें बोल रहा है कि फ्रैक्शन जो है वो बनती है 9/11 अगर हम उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ऐड करते हैं 2, यानी हम सबसे पहले लेट करेंगे फ्रैक्शन हमारी न्यूमरेटर ये रहेगा, डिनोमिनेटर y रहेगा x/y। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन जो हमारे पास है, हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को ऐड किया 2 और हमारी इक्वेशन बन गई, हमारी फ्रैक्शन बन गई 9/11। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलती है इक्वेशन 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम इसका नाम इक्वेशन 1 रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से अगर हम 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3, हमारी इक्वेशन, हमारी जो फ्रैक्शन बनती है वो 5/6 बनती है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद अगेन हमें दूसरी इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन 2, जो हमें इस तरह मिलती है, ठीक है। 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिली, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। जैसे हम x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो उसका हम इक्वेशन 3 रखेंगे नाम। हालांकि हमने x इक्वेशन 2 से x निकाला, तो इक्वेशन 1 में अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ इक्वेशन 1 में x है वहाँ पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 11 इंटू ये वैल्यू यानी x की जगह ये हमने डाला ये वैल्यू, माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें वैल्यू निकला इन टर्म्स ऑफ y, यानी y इज इक्वल टू 9। ओके, y हमें 9 निकला। जैसे हमें पहला वेरिएबल निकलता है तो हम इसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम यहाँ पे y की जगह 9 डालेंगे तो हमें x का वैल्यू निकलेगा, और उसको हम y डालने के बाद हमें x का वैल्यू निकलेगा 42/6, यानी x इज इक्वल टू 7। यानी हमारे पास x न्यूमरेटर भी निकला और डिनोमिनेटर भी निकला। हमारी जो फ्रैक्शन है, हमें फ्रैक्शन ढूंढने को बोला गया था, वो इक्वल हो जाएगी x/y, यानी 7 डिवाइडेड बाई 9। ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ये एज के प्रॉब्लम्स है, बहुत कंपलसरी है और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हमें सबसे पहले कहा जाता है कि 5 ईयर हैंस होता है, अगर ये प्रेजेंट है तो इसके आगे, अगर एगो होता है तो वो पीछे जाता है, ठीक है। तो हैंस होता है आगे, 5 साल बाद, ठीक है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, ये बोल रहा है कि 5 ईयर बाद जो है दोनों, दैट मीन्स जो एज प्रेजेंट एज जैकब की और उसके बेटे की है x एंड y, ये प्रेजेंट एज है। अगर हम 5 साल बाद जाएंगे तो इसको भी 5 ऐड होगा, इसको भी 5 ऐड होगा, यानी दोनों को 5 साल बाद का देखना होगा। तो ये कह रहा है कि 5 साल बाद जो है जैकब्स एज जो है वो 3 टाइम्स उसके बेटे के एज की होगी, ठीक है, 5 ईयर्स बाद, ठीक है। यानी 5 इसको भी ऐड होगा, 5 इसको भी ऐड होगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ऐसे, और इसका नाम हम इक्वेशन 1 रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन गिवन है कि 5 ईयर्स अगो यानी पीछे जाते हैं, x माइनस 5, यानी अगर x
प्रेजेंट एज हैं ये दोनों, तो इनको पीछे जाने के लिए x-5 5 साल कम करनी होगी, इसको भी 5 साल कम करनी होगी। फिर अप्लाई करेंगे हम कंडीशन, x-5 इज इक्वल टू, जो बोल रहा है जैकॉब्स एज जो है तब 5 साल पहले, तो उसकी एज जो है 7 टाइम्स हिज सन्स एज थी। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू निकलता है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन निकलती है और इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन 2 रखेंगे। जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल निकालेंगे और उसका नाम इक्वेशन 3 रखेंगे। जैसे कि हमने इक्वेशन 1 से निकाली है ये x, तो हम इक्वेशन 2 में अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हम ये वैल्यू देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x था यहाँ पे वहाँ वहाँ हम ये वैल्यू देंगे इक्वेशन 2 में। तो जैसे हम इसको डालेंगे इक्वेशन 2 में, तो वहाँ से हमें इन टर्म्स ऑफ y निकलेगी इक्वेशन, और y का वैल्यू इक्वल टू 10 निकलेगा। ओके, जैसे हमें पता है कि इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे हमें पहले वेरिएबल का वैल्यू निकलता है, तो उसको हम इक्वेशन 3 में करते हैं सब्स्टिट्यूट, और उसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद y इज इक्वल टू, वाई की जगह 10 डालने के बाद x का वैल्यू हमें 40 निकला। दैट मीन्स जैकॉब्स एज जो हमने x रखी थी वो 40 ईयर्स थी, और प्रेजेंट एज जो है वो 40 ईयर्स है। उसके बेटे की एज, सन्स एज y जो हमने रखा था वो 10 ईयर्स एज है। यानी इस मेथड से बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। Just keep practicing and trust your potential. Thank you so much.